नमस्कार सुधी दर्शकों, आप सबका इस प्रेक्षागृह में स्वागत है। आज जो नाटक आपके समक्ष प्रस्तुत होने जा रहा है उसका नाम है 1.5 इंच ऊपर। इस नाटक की प्रस्तुति चित्रा अभिनय संस्था द्वारा की जा रही है, जिसके लेखक हैं निर्मल वर्मा। इस नाटक का निर्देशन एवं संगीत दिया है दीपक यादव ने तथा प्रकाश परिकल्पना सुमित का है। इस एकल नाटक में जो कलाकार हैं जिनसे ये पूरा समा बंधने वाला है, उनका नाम है दीपक साहू। तो आइए दर्शकों, देखते हैं नाटक 1.5 इंच ऊपर। अगर आप चाहें तो इस मेज पर आ सकते हैं, जगह काफी है। हाँ, आखिर एक आदमी को कितनी ही जगह चाहिए। नहीं नहीं, तकलीफ नहीं है मुझे को, आप आ सकते हैं। हाँ आइए ना। आइए आइए आइए। बैठिए। बेशक आप चाहें तो चुपचाप रह सकते हैं। मुझे भी चुपचाप रहना बहुत पसंद है। आपको पता है, आदमी बात कर सकता है और चुप रह सकता है एक ही वक्त में। ये बहुत कम लोग समझते हैं। मैं तो वर्षों से करता आ रहा हूँ। बेशक आप नहीं, आप अभी जवान हैं। आपकी उम्र में चुप रहने का मतलब है चुप रहना, और बात करने का मतलब है बात करना। दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। ये क्या, आप छोटे मग से पी रहे हैं? इसका मतलब अभी आपको लत नहीं पड़ी। मैं तो आपको देखते ही समझ गया कि आप इस जगह के नहीं हैं, क्योंकि इस घड़ी यहाँ जो कोई भी आता है मैं उन सबको पहचानता हूँ। आप उनमें से किसी एक से भी बातचीत नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने पहले से ही इतनी ज्यादा पी रखी होती है, उन्हें होश ही नहीं रहता। वे यहाँ आते हैं अपना आखिरी बियर के लिए, क्योंकि इस समय तक तो सारे पब बंद हो चुके होते हैं, वे और कहीं जा नहीं सकते। और आपको पता है, वे ना बहुत जल्दी ढेर हो जाते हैं। कोई मेज पर, कोई सड़क पर, कोई ट्रेन में। कई बार तो मुझे उन्हें उठाकर घर छोड़ना पड़ता है। बेशक अगले दिन वे मुझे पहचानते भी नहीं। अरे आप गलत ना समझे, मेरा इशारा आपकी तरफ नहीं था। वो मैंने आपको देखा, आप आकर वहां मेज पर बैठ गए चुपचाप। ये मुझे थोड़ा बुरा सा लगा। आप घबराइए नहीं, मैं अपने आप को आप पर थोपूंगा नहीं। आप चाहें तो हम एक दूसरे के साथ बैठ कर भी अपनी बियर पर अकेले रह सकते हैं। हालांकि मेरी उम्र में यह जरा मुश्किल काम है कि हर बूढ़ा आदमी थोड़ा बहुत डरा हुआ जरूर होता है। अच्छा, आपको पता है, धीरे धीरे गरिमा के साथ बूढ़ा होना बहुत बड़ा ग्रेस है। ये हर किसी के बस का नहीं है। बूढ़ा होना एक कला है जिसे बहुत मेहनत से सीखनी पड़ती है।
या यूं कह लीजिए जनाब कि अपनी पूरी उम्र गंवानी पड़ती है। क्या कहा? मेरी उम्र अंदाजा लगाइए, अरे लगाइए। क्या जनाब आप भी, आप तो मुझे नाहा की खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। ना जवान क्या, जो तो आपने मुझे खुश जरूर कर दिया। अगर इस खुशी को मनाने के लिए मैं एक बियर और लूं तो आपको कोई एतराज तो नहीं होगा? आप लेंगे? कोई बात नहीं, मैं जिद नहीं करूंगा। रात के 3 बजे ये भयानक घड़ी है। मैं आपको अपने अनुभव से कहता हूं, 2 बजे ऐसा लगता है अभी रात है और 4 बजे सुबह होने लगती है, लेकिन 3 बजे मुझे लगता है कि मृत्यु आने की अगर कोई घड़ी है तो यही घड़ी है। हर आदमी को अपनी शराब और अपनी जिंदगी चुनने का अधिकार होना चाहिए, क्योंकि दोनों हम सिर्फ अपने जीवन में एक बार ही चुनते हैं, फिर बाद में तो हम उसे दोहराते जाते हैं। जो एक बार जी चुके हैं या जो एक बार पी चुके हैं। आपसे एक बात पूछूं, आप दूसरी जिंदगी को मानते हैं? मेरा मतलब है मौत के बाद का जीवन। आप देखिए, ये घिसा पिटा जवाब मत दीजिएगा कि आपको किसी धर्म पे विश्वास नहीं है। अरे मैं खुद कैथोलिक हूँ और मेरा आप लोगों का ये विश्वास बेहद ही दिलचस्प लगता है कि आदमी मरने के बाद भी पूरी तरह से मर नहीं जाता, वो जीता है। एक जीवन के बाद में दूसरा जीवन, दूसरे के बाद में तीसरा जीवन जीता चला जाता है। अक्सर इस समस्या के बारे में मैं रात को सोचता हूँ। वो क्या है कि मेरी उम्र में नींद आसानी से नहीं आती ना। नींद के लिए चाहिए होती है छटाक भर लापरवाही या आधी छटाक थकान। यदि दोनों ही आपके पास ना हो तो उसका मुआवजा आप 1.5 छटाक बियर पीकर कर सकते हैं। और इसलिए मैं हर रोज आधी रात के वक्त यहाँ चला आता हूँ, 15 वर्षों से लगातार। नहीं, मैं थोड़ा बहुत सोता जरूर हूँ, लेकिन रात के 3 बजे इस घड़ी मेरी नींद टूट जाती है, फिर मैं घर में अकेला नहीं रह सकता। मैंने आपसे कहा है ना कि 3 बजे ये भयानक घड़ी है, 2 बजे ऐसा लगता है कि रात है और 4 बजे सुबह होने लगती है। मैं आपको अपने अनुभव से कहता हूँ कि मृत्यु आने की कोई घड़ी है तो यही घड़ी है। क्या कहा जनाब? मैं और अकेला? कैसी बात करती? मैं और अकेला नहीं जनाब। आप जानते हैं कि पेंशन याफ्ता लोगों के अपने शौक होते हैं। वो देखिए, देखिए, ओह, मेरे साथ ये बिल्ली रहती है। आजा, 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 जो वर्षों से मेरे साथ रह रही है। अब जरा देखिए ना, मैं यहाँ बियर पीते हुए आपसे लंबी चौड़ी बातें कर रहा हूँ और उधर ये मेरे इंतजार में आंखें लगाए बैठी थी। आपके बारे में तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे यह ख्याल काफी तसल्ली देता है कि कोई मेरे इंतजार में आंखें लगाए बैठा है। मैं ऐसे लोगों की कल्पना ही नहीं कर सकता जिसका कोई इंतजार नहीं कर रहा हो या जो खुद किसी के इंतजार में ना हो। क्योंकि जनाब, जिस क्षण हम इंतजार करना छोड़ देते हैं उस क्षण हम जीना छोड़ देते हैं।
बिल्लियां काफी देर तक और काफी सब्र के साथ इंतजार कर सकती है। और इस लिहाज से वो औरतों की तरह होती है, और सिर्फ इस लिहाज से नहीं, उनमें औरतों की ही तरह अपनी तरफ खींचने और आकर्षित करने की असाधारण ताकत होती है। डर और मोह दोनों ही परिस्थिति में आप उन्हें अकेले में देखकर बंधे लुटे से खड़े हो जाते हैं। यूं तो आपको डर कुत्तों या अन्य जानवरों से भी लगता होगा, लेकिन वो निहायत निचले दर्जे का डर है, क्योंकि कुत्ता एक और किनारे करके चला जाता है, आप दूसरी और किनारा करके चले जाते हैं, और कुत्ते को यह डर लगा रहता है कि आप उस पर कहीं बेईमानी ना कर बैठे, और आपको यह डर लगा रहता है कि वो कहीं आंखें बचाकर आप पे झपट्टा ना मार ले। डर गए ना। लेकिन इस डर में कोई रहस्य और कोई संभावना नजर नहीं आती, जो कि अक्सर बिल्ली और सांप को देखने से उत्पन्न होती है। ये सच बात है। मैं आपको अपने अनुभव से कहता हूं कि आप बिल्लियों को औरतों की ही तरह आखिर तक सही नहीं पहचान सकते, चाहे आप उसके साथ वर्षों से ही क्यों ना रह रहे हो। और ऐसा नहीं कि वो कोई चीज आपसे छिपा के रखना चाहती है, बल्कि आप में ही इतना हौसला नहीं होता कि आप उसके भीतर लगे सारे दरवाजे को खोल सकें। ये बात आपको जरा अजीब नहीं लगती कि हमें वही चीजें अपनी तरफ ज्यादा खींचती है जिनमें थोड़ा बहुत आतंक छिपा होता है। सोचिए, मैं एक बियर और लूंगा, क्योंकि अभी थोड़ी देर में ये पब बंद हो जाएगी, तो सारे शहर में एक बूंद भी दिखाई नहीं पड़ेगी। अरे जनाब, घबराइए नहीं, मैं अपने पीने की सीमा जानता हूं। आदमी को करीब जमीन से 1.5 इंच ऊपर उठ जाना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं, वरना वो ऊपर उठता चला जाता है, उठता चला जाता है और उड़ता चला जाता है, और इस उड़ान का अंत वो किसी पुलिस स्टेशन में होता है या किसी नाली में, जो कि ज्यादा दिलचस्प चीज नहीं है। और मैं ये नहीं कहता हूं कि आप डर के मारे जमीन पर पांव जमाए रखो, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए पीना ना पीना बराबर है। जी हाँ, सही फासला है 1.5 इंच। और इतनी चेतना तो अवश्य होनी चाहिए कि आप अपनी चेतना को माचिस की तीली की तरह बुझते हुए देख सके। लौ जब उंगलियों तक सरक आए तो उसे छोड़ देना चाहिए, उससे पहले नहीं, ना ही बाद में। पीने का रहस्य इसी पहचान में छिपा है, मगर मुश्किल ये है कि हम तब तक नहीं पहचान पाते जब तक हम 1.5 इंच के ऊपर न चले जाते, फिर वो किसी काम की नहीं। आपको हंसी आएगी, लेकिन हमें पहचान तभी आती है जब हम पहचान के परे चले जाते हैं। आप चाहे तो मेरी इस बकवास बात को हंसकर टाल सकते हैं, मुझे बुरा नहीं लगेगा। मैं भी धीरे धीरे ये कोशिश कर रहा हूँ कि इस आशा के साथ रहना सीख लूँ कि कई चीज़ों को न जानना ही अपने को सुरक्षित रखने का रास्ता है। आप रफ्ता रफ्ता इस आशा के साथ रहना सीख लेते हैं, जैसे आप अपनी पत्नी के साथ रहना सीख लेते हैं वर्षों से एक ही घर में। हालांकि एक संशय बना रहता है कि कहीं वो भी आपका खेल खेल रही है, और इस संशय से छुटकारा पाने के लिए आप दूसरी या तीसरी स्त्री से प्रेम करने लगते हैं। और जनाब, निराश होने की शुरुआत यहीं से होती है, क्योंकि दूसरी स्त्री की अपनी संभावनाएं हैं और तीसरी की अपनी। ये शतरंज के खेल की तरह है, आप अपनी चाल चलते हैं और आपके विरोधी के सामने अंतहीन संभावनाएं खुल जाती हैं। फिर आप एक खेल से हारने के बाद जीतने की आशा लिए दूसरे खेल में प्रवेश करते हैं, और आप ये भूल जाते हैं कि दूसरी की भी अपनी संभावनाएं हैं, पहले की ही भांति अंतहीन और रहस्यपूर्ण। इसलिए मैं आपसे कहता हूं जनाब,
आप जिंदगी में चाहे कितनी ही औरतों के संपर्क में क्यों ना आ जाएं, असल में आपका संपर्क केवल एक ही औरत से होता है। जी जनाब, ये क्या बात कर रहे हैं? मैंने आपसे कहा ना कि मैं अकेला रहता हूँ। अगर आप मेरी बिल्ली को छोड़ दे तो। हाँ, मैं विवाहित हूँ, लेकिन मेरी पत्नी अब जीवित नहीं है, ऐसा मेरा अनुमान है। आप कुछ हैरान से हो रहे हैं। यह अनुमान मैंने इसलिए कहा क्योंकि मैंने अपनी पत्नी को अपनी आंखों से मरते हुए नहीं देखा। और जिन्हें आप अपनी आंखों से मरते हुए ना देख लेते या अपने हाथों से दफनाते नहीं, आप केवल अनुमान ही लगा सकते हैं कि वो जीवित नहीं है। आपको हंसी आएगी, लेकिन जब तक आप किसी अपने परिचित को अपनी आंखों से मरते हुए ना देख ले, एक धुंधली सी आशा बनी रहती है कि वो जीवित है। और अभी आप दरवाजा खोलेंगे और वो रसोई से भागते हुए तौलिए में हाथ पोंछते हुए आपके सामने आ खड़ी होगी। लेकिन ऐसा होता नहीं। बेशक ये भ्रम है। उसके बजाय वो बिल्ली आ जाती है जो दरवाजे के पीछे दीवार पर माथा टिकाए अपने आंखों का रंग बदलती रहती है। आपने अक्सर ये लोगों से कहते सुना होगा कि समय बहुत कुछ सोख लेता है। आप भी ऐसा मानते हैं क्या? मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि समय जितना कुछ सोखता नहीं, उससे कई ज्यादा बुहार देता है। अंधेरे कोनों में तो कालीन के नीचे, ताकि वो बाहर से किसी को भी काट ना दे, लेकिन उसके पंजे बाहर की तरफ रहते हैं। वे किसी भी घड़ी आप पर झपट्टा मार सकते हैं। माफ करिएगा, भटक गया। बियर पीने का अपना ये सुख तो है। आप रास्ते से भटक जाते हैं और एक ही दायरे के इर्द गिर्द चक्कर काटते रहते हैं, राउंड एंड राउंड एंड राउंड। आपने बच्चों का वो खेल सुना है क्या, जिसमें बच्चे एक दायरा बनाकर बैठ जाते हैं और उसमें से सिर्फ एक बच्चा रुमाल लेकर उसके चारों ओर चक्कर काटता रहता है? आपके भी देश में खेला जाता है। वाह, ये तो बड़े कमाल की बात है। अब जरा देखिए ना कि हम दोनों चाहे कितने ही अलग क्यों ना हो, बच्चों के खेल हर जगह एक ही खेले जाते हैं। उन दिनों हमारी हालत भी कुछ वैसी ही थी। हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता था कि वे कब हमारे पीछे आके अपना फंदा छोड़ जाएंगे। हम बिल्कुल भयभीत बच्चों की तरह बार बार मुड़कर देखते कि कहीं हमारे पीछे तो नहीं, कहीं हमारे पीछे तो नहीं। जी हाँ, उन्हीं दिनों जर्मन यहाँ आए थे। मैं लड़ाई के कारण सुबह से शाम तक काम में जुटा रहता था। जवान बैल की तरह तैनात रहता था मैं। और आपने अक्सर ये तो सुना होगा ना कि सुख एक खास लम्हे की चीज है। ये तो है अपने में बहुत ठोस, लेकिन वो लम्हा गुजर जाने के बाद वो बिल्कुल फीका फीका और धुंधला सा हैंगओवर सा नजर आता है। लेकिन दुख, तकलीफ या यातना, इसका कोई खास मौका नहीं होता। मेरा मतलब है कि यह हूबहू दुर्घटना के वक्त महसूस नहीं होती। ऐन दुर्घटना के वक्त हम बदहवास से हो जाते हैं और उससे उत्पन्न होने वाली यातना के लिए हम कोई बना बनाया फ्रेम नहीं ढूंढ पाते जिसमें हम उन्हें सही सही फिट कर सकें। हम देखिए, दुर्घटना का होना एक बात है, लेकिन उसका परिणाम अपनी पूरी जिंदगी भोगना या भोग पाने के काबिल हो सकना बिल्कुल दूसरी बात। जबकि
ऐसा होता नहीं। हम अक्सर अपने कष्ट की तुलना दूसरे के कष्ट से करने लगते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं। वो कुछ ज्यादा होगा या कुछ कम होगा, उतना ही अब ऐसा नहीं होगा जितना अगले ने भोगा था। क्या कहा? नहीं जनाब, मैंने अपनी पत्नी को कष्ट भोगते नहीं देखा। मैं जब घर पहुंचा, वे उसे ले जा चुके थे। इन 7 सालों की विवाहित जिंदगी में मैं पहली बार अपने खाली घर में घुस रहा था। बगल की पड़ोसी अपनी खिड़कियों से मुझे झांक कर देख रहे थे। ये स्वाभाविक था, क्योंकि मैं भी अपनी खिड़कियों से उन्हें झांक कर देखा करता था जब गेस्टापो पुलिस उनके रिश्तेदारों को पकड़कर गाड़ी में बंद कर ले जाया करती थी। मैं ये कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि एक दिन मैं घर पहुंचूंगा और मेरी पत्नी का कमरा इस तरह खाली पड़ा होगा। जनाब, आपसे एक बात पूछूं? आपको ये बात थोड़ा अजीब नहीं लगती कि हमें वही चीजें अपनी तरफ ज्यादा खींचती है जिनमें आतंक छिपा होता है? और जब भी हम कभी मौत, तकलीफ या दुर्घटना की खबर सुनते हैं, हमें एक पल के लिए भी ऐसा नहीं लगता कि यह घटना हमारे साथ भी घटित हो सकती थी या हो सकती है। हमें हमेशा ऐसा लगता है कि नहीं, ये तो दूसरों के लिए है। आखिर मेरी पत्नी ही क्यों? इन 7 सालों की विवाहित जिंदगी में मुझे पहली बार अपनी पत्नी पर संदेह हुआ था। मैं उस रात बार बार अपने से ये सवाल पूछता रहा, मानो वो कोई चीज मुझसे छिपा रही हो, कोई ऐसा चीज जिसका मुझसे कोई सरोकार नहीं था। मुझे बाद में पता चला कि गेस्टापो पुलिस कई दिनों से उसकी ताक में थी। उसके पास कुछ गैर कानूनी पैम्पलेट और पर्चियां पाई गई थी, जो कि उन दिनों अज्ञात रूप से वहां के लोगों में बांटी जाती थी। और आपको पता है, आपको कहां से पता होगा, लेकिन जर्मन अधिकारियों ने ये सारी चीजें मेरी पत्नी के कमरे से बरामद की थी। लेकिन देखिए ना, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। नथिंग। उस रात के पहले मैं और मेरी पत्नी एक ही कमरे में सोते थे, एक दूसरे से प्रेम करते थे। लेकिन उसी कमरे में कोई चीज थी जो केवल उसका रहस्य था, जिसका मुझसे कोई साझा नहीं था। आपको ये बात थोड़ी सी दिलचस्प नहीं लगती कि वे मेरी पत्नी को मुझसे अधिक अच्छी तरह से जानते थे? वे जिन लोगों को भी लेकर जाते थे, मैंने उनमें से एक को भी वापस लौटते नहीं देखा। और मैं इस चीज से इतना भयभीत नहीं था कि मृत्यु मेरी पत्नी के इतना नजदीक है, जितना इस चीज से कि मैं उसका कभी सत्य नहीं जान सकूंगा। मृत्यु हमेशा के लिए उसके भेद पर ताला लगा देगी और उसके पीछे कोई ऐसा सुराग नहीं छोड़ जाएगी जिसके सहारे में उस ताले को खोल सकूंगा। दूसरे दिन रात के समय उन्होंने मेरा दरवाजा खटखटाया। मुझे मालूम था वे जरूर आई। मैं तो
तैयार होकर ही बैठा था। अगर मेरी पत्नी ने अपने मुंह से सब कुछ कबूल कर लिया होता तो उन्हें मेरे पास आने की जरूरत ना पड़ती, लेकिन मुझे मालूम था कि मेरी पत्नी अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकालेगी। मैं उसके रहस्य से अपरिचित था, किंतु उसकी आदतों से अच्छी तरह से वाकिफ था। वो चुप रहना जानती थी, चाहे कितनी ही यातना उसे क्यों ना सहनी पड़े, उसे छिपाना आता था। क्या कहा जनाब? नहीं, मैंने अपनी पत्नी की यातना को अपनी आंखों से तो नहीं देखा, किंतु मैं थोड़ा बहुत अनुमान जरूर लगा सकता हूं। पहला प्रश्न जो उन्होंने मुझसे पूछा वो बिल्कुल साफ था कि क्या मैं श्रीमती का पति हूं। केवल इसी प्रश्न का उत्तर मैं हाँ में दे सका, बाकी प्रश्न मेरी समझ के बाहर थे। लेकिन वे मुझे आसानी से छोड़ने वाले नहीं थे। उन्होंने मेरी इस बात को हंसकर टाल दिया जब मैंने उनसे कहा कि मैं अपनी पत्नी की कार्रवाइयों के बारे में कुछ भी नहीं जानता। वे मुझे एक अलग सेल में ले आए। वे मुझसे 24 घंटे 7 दिन बार केवल एक ही तरह के सवाल पूछते कि मैं अपनी पत्नी के बारे में क्या कुछ जानता हूँ। वो कहाँ जाती थी, वो किनसे मिलती थी, वो कौन आदमी था जो उसे लीफलेट देता था। मुझसे उत्तर खींचने के वे जो तरीके अपनाते थे उसके बारे में मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकता, चाहे कितनी ही तफसील के साथ आपको क्यों ना बताऊं। आप उसका रत्ती भर भी अनुमान नहीं लगा सकेंगे। वे मुझे तब तक पीटते थे जब तक मैं अपनी चेतना न खो देता था। किंतु उनमें असीम धैर्य था। वे प्रतीक्षा करते थे मेरी चेतना में वापस लौटने का। और फिर वही पुराने सवाल, वही अंतहीन यातना। अभी भी इस बात का निर्णय नहीं कर सका हूं कि अगर मुझे अपनी पत्नी का भेद मालूम होता तो क्या मैं चुप रहने का हौसला बटोर सकता था। जरा सोचिए, मेरी यंत्रणा कितनी अधिक बढ़ गई होती अगर मेरे सामने कबूल करने का रास्ता खुला होता। मजबूरी में इंसान बड़ी से बड़ी यातना सह सकता है, लेकिन जब आपके सामने सारे भेद मालूम हो, फिर चाहे आपकी अपनी पत्नी, अपने पिता, अपने भाई के साथ ही विश्वासघात क्यों ना करना पड़े, यातना की एक सीमा के बाद आप वो रास्ता नहीं चुन लेंगे। इसके बारे में कुछ भी कहना असंभव। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी पत्नी ने मेरी भलाई के लिए ही मुझसे अपना रहस्य छुपाए रखा। आपने अक्सर ये सुना होगा ना कि प्रेम में किसी भी तरह का दुराव छिपाव नहीं होता, वो आईने की तरह साफ होता है। मुझे लगता है इससे बड़ी भ्रांति कोई दूसरी हो ही नहीं सकती, क्योंकि प्रेम करने का अर्थ सिर्फ अपने को खोलना ही नहीं, बहुत कुछ अपने को छिपाना भी होता है, ताकि हम दूसरों को अपने निजी खतरों से दूर रख सकें। और स्त्रियां ये बात बहुत अच्छी तरह से समझती है, क्योंकि उनमें पुरुषों से कई अधिक प्रेम करने की क्षमता होती है, उनमें छुपाने का भी साहस होता है।
ऐसा नहीं सोचते? संभव है कि मैं गलत हूं, लेकिन जब अक्सर मुझे रात के वक्त नींद नहीं आती ना, तो ये सोचकर हल्की सी तसल्ली मिलती है कि छोड़िए, मैं आपको समझा नहीं सकता। जब मैंने आपको अपनी मेज पर बुलाया, ये सोचकर नहीं बुलाया कि मैं आपको कुछ समझा सकूंगा। ये नहीं, इसके बाद मैंने अपनी पत्नी को दोबारा नहीं देखा। लेकिन एक दोपहर जब मैं घर लौट रहा था, मेरी निगाह उस पोस्टर पर जा पड़ी थी। वे पोस्टर हर तीसरे चौथे दिन शहर की दीवारों पर लगा दिए जाते थे। 30 से 40 नाम उस पोस्टर पर होते थे जिन्हें पिछली रात गोली से मार दिया गया था। जब मेरी निगाह अपनी पत्नी के नाम पर पड़ी, मैं बिल्कुल भौचक कर हैरान सा रह गया कि उस छोटे से नाम के पीछे मेरी पत्नी का चेहरा हो सकता है। लेकिन मैंने आपसे कहा ना जनाब कि जब तक आप किसी को अपनी आंखों से मरते हुए ना देख लेते, एक धुंधली सी आशा बनी रहती है कि वो जीवित है, और अभी आप दरवाजा खोलेंगे और वो। मैं अपनी बातों को दोहराने लगा हूं। बियर पीने का अपना ये सुख तो है कि आप एक ही दायरे में भटकते रहते हैं, उसके इर्द गिर्द और राउंड एंड राउंड एंड। जनाब, आप जा रहे हैं? जरा ठहरिए ना, मैं अपने बिल्ली के लिए कुछ सलामी के टुकड़े खरीद लेता हूँ। बेचारी बहुत समय से भूखी प्यासी होगी। नहीं, आपको मेरे साथ आने की जरूरत नहीं। मेरा घर यही पास में है। मैं चला जाऊंगा। नहीं, मैं अपने पीने की सीमा जानता हूँ। मैंने आपसे कहा है ना, सिर्फ 1.5 इंच ऊपर। राव दे